बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हकीकत क्या है में मैं हूँ आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज में स्टूडियो में ज्वाइन कर रही हैं आयशा नाज, सीनियर सहाफ़ी, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद उमर गर्देजी, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में और जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसमें बड़े पैमाने पर। एक तो पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरे अगर देखा जाए तो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं। आयशा नाज़ साहबा, आप पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स को देखती हैं, तमाम तर चीज़ों से बाखबर हैं, बहुत सारी अंदर की खबर भी आपके पास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस हवाले से पूछूंगा, बताइएगा कि ये जो फैसला है पीटीआई के लिए कितना डिस्ट्रॉय उससे कर सकता है, और खास करके जो मुज़ाकरात हैं क्या ऐसे ही चलते रहेंगे इन तमाम तर चीज़ों के होते हुए? एहसन, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि हम सबको ही मालूम था कि 190 मिलियन पाउंड का जो फ़ैसला आने वाला है, वो क्या हो सकता है और आपने देखा कि वो ताख़ीर का भी शिकार होता रहा, जिसकी वजह से एक माहौल भी क्रिएट हो गया था और सबके ज़हनों में था जो फ़ैसला आया है, वही मुतवक्किल थे। और जैसे कि पार्लियामेंट हाउस में पीटीआई के अरकान भी मौजूद होते हैं, गवर्नमेंट अरकान भी मौजूद होते हैं। मैंने स्पेशली जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान हैं, उनसे पूछा कि आप क्या एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, क्या फ़ैसला आ सकता है? तो उनके माइंड में भी यही था कि जो फैसला हमने देखा कि जी खान साहब को सज़ा हो चुकी है और उनके साथ उनकी अहलिया को भी सज़ा हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पीटीआई की जो सियासत और उसके मुस्तकबिल पे, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सिलसिला मुझे जो है ये मज़ीद 6-7 माह इसी तरह नज़र आ रहा है कि इसी तरह अडयाला के चक्कर लगेंगे, इसी तरह हम देख रहे हैं कि अदालतों के भी चक्कर लगेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले को चैलेंज करेंगे। और दूसरा आपको बताऊँ कि जब बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ के साथ, और एक सिनेरियो ये बन गया था और ये कहा जा रहा था कि कि जल्द अब जो रिहाई। है जी, जल्द रिहाई भी हो जाएगी और जो मामलात हैं वो ट्रैक पर आ जाएँगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ खुशगवारी के मामलात। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि एक जो खान साहब का एक शुरू दिन से उनका यही कमेंट भी था और मौक़िफ़ भी था कि हमने बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने हैं। जब ये खबरें चली और बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आर्मी चीफ के साथ उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई सबकी, तो एक उनके लिए खुशी का माहौल था, क्योंकि वो जो चाह रहे थे एटलीस्ट एक दफ़ा वो साथ बैठ गए थे। हम्म। तो अगर दूसरी जानिब इस फैसले का हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हैं, उसके हवाले से बात की जाए तो मुज़ाकरात जो हैं वो मुझे खटाई में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब ये मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए बार-बार हुकूमत से कहा जा रहा था, पहले तो हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म ने ऐवान में भी बैठकर उनको कहा कि आएँ हम बैठते हैं, इस मामले को बैठकर मुज़ाकरात की टेबल पर हल करते हैं, जिस पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान साहब खुद जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिवली बिहेवियर अपनाए हुए थे कि नहीं, हमने इनके साथ नहीं बैठना। लेकिन फिर हुआ ये कि जब खान साहब को कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आया, तो वो एग्री हो गए। उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए और सही। हुकूमत जो है वो बैठने के लिए तैयार नहीं थी। तो बार-बार दोनों पार्टीज़, दोनों फ्री कैंप की तरफ से ये इशारे दिए जा रहे थे, वो कह रहे थे कि हम तैयार हैं, तो हुकूमत कह रही थी कि हम कैसे मान लें कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ के जो फैसले होते हैं, उस पे यू टर्न ना लिया जाए। सबसे बेसिकली जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को नुकसान पहुँचा है, वो पहुँचा ही इसी वजह से है कि वो यू टर्न्स बहुत लेते हैं। अब इसमें एतमाद नहीं रहा कि अगर कमेटियों के मुज़ाकरात होते हैं, सब इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, कोई डिसाइड या डिसीजन लेते हैं और उसको फिर खान साहब के पास लेके जाते हैं। अगर खान साहब मुकर गए या उनको एतराज़ हो गया, तो फिर कैसे मामला हल होगा? फिर वो दोबारा सिफ़र पे आ जाएँगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये इसी तरह मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इतने कामयाब नज़र नहीं आ रहे। वो एक अनहोनी हो जाएगी कि जिस तरह मुतालबे किए जा रहे हैं कि एक तो आप जुडिशल कमीशन बनाएँ और दूसरा आप जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, क्योंकि ये दोनों मामलात जो हैं ये जुडिशल मैटर्स हैं और जब तक अदालतें इसका फैसला नहीं करती, हुकूमत भी बेख्तियार है। अच्छा आशा, कहिएगा इस सिचुएशन के हवाले से, अगर ऐसे ही मामला चलते रहेंगे तो क्या ये आम आदमी के लिए बेहतरीन है या नहीं? क्योंकि डेफिनेटली हुकूमत के लिए भी तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। देखिए ऐसा, जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और खान साहब की गवर्नमेंट गई है, हमने अपने मुल्क में इस्तेहकाम नहीं देखा। कुछ ऐसे पॉइंट रेज़ कर दिए जाते हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ऐसे
फैसले कर लिए जाते हैं जो ना सिर्फ उनके अपने लिए एक किलिंग का बाइस बनते हैं, बल्कि वो मुल्क में इंतशार का भी बाइस बनते हैं। जब भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बात की जाती है, तो पीटीआई की जानिब से या खान साहब की जानिब से कभी तो एहतजाज की कॉल कर दी जाती है, कभी आपको पता है कि सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाती है। इस तरह के जो एग्रेसिव बिहेवियर खान साहब ने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया हुआ है, उससे ये हो रहा है कि ना तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ रहा है और ना ही जो शहरी है वो पुरसुकून है, क्योंकि एक हिजानी कैफियत पैदा की हुई है पूरे मुल्क में। सैयद उमर गर्दिज़ी, मैं आपकी जानिब आऊँगा और आपसे पूछूँगा, एक तो जिस तरह के एहतजाज हुए 24 नवंबर के बाद, क्या समझते हैं कि दोबारा कोई एहतजाज हो सकता है और ख़ास करके आला अदालतों से रिलीफ मिल सकता है पीटीआई को अभी जो फैसला आया है इसके मुताबिक? देखें, इस वक़्त बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अलकादर जो ट्रस्ट का जो कल फैसला है, इसकी हकीकत क्या है और इमरान खान को इस केस में जो सजा दी गई है वो उसकी क्या हकीकत है। तो मेरी नज़र में अलकादर ट्रस्ट की हकीकत और इमरान खान को इस केस में दी गई सजा जो है वो एक इंतहाई गैर मुनसफाना और सियासी इंतकाम की वाज़ेह मिसाल है। इस केस को समझने के लिए जरूरी है कि इसकी बुनियाद और इससे जुड़े हुए हकायक को वाज़ेह किया जाए। क्या अलकादर ट्रस्ट क्या था, जहाँ पे सीरत नबी की तालीमात को फरोग देना था, कौमों के जो बच्चे हैं, नौजवानों को इखलाकी और रूहानी तरबियत फराहम करना था। ये ट्रस्ट एक नेक नीयत पे मुबनी इक़दाम था, इसमें कोई करप्शन या रिश्वत का कोई अंसर शामिल नहीं था। अब आप देखें ना कि इस केस में सबसे जो अहम पहलू सामने आया वो उसमें है कि इमरान खान और की जो एहलिया है बुशरा बीबी, उस पर किसी किस्म का कोई जाती माली फायदा उठाने का कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। किसी भी अदालत या किसी भी अदारे ने ये दावा नहीं किया कि इमरान खान ने इस ट्रस्ट से कोई माली मुनाफियत हासिल की हो। ये गैर मुतनादा हकीकत है कि अलकादर ट्रस्ट को चलाने का मकसद जाती फायदा नहीं बल्कि कौम की भलाई था। अब यहाँ पे हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि इमरान खान को जो सजा दे रही है उसका सिर्फ और सिर्फ सियासी मकासद है। इसमें कोई कानूनी और कानून है कहाँ पे? इस वक्त पाकिस्तान में आपको कहीं में भी कानून नजर आ रहा है? इस वक्त जब आपने बात किया जी पीटीआई दोबारा से एहतजाज की तरफ जाएगी, तो वो कल ऑलरेडी इमरान खान 8 फरवरी की दे चुके हैं कि 8 फरवरी को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की जाएगी और एहतजाज किया जाएगा। अब उसके बाद अब अवामी जो रद्द अमल है, इतना शदीद किस्म का रद्द अमल आने वाला है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। इमरान खान को सजा देने से हुकूमत ने यह पैगाम दिया है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन अवाम ने इस अमल को मुस्तरद किया हुआ है। इमरान खान की मकबूलियत जेल में रहते हुए भी किसी सूरत में कम नहीं है। और आप ये हकीकत क्यों नहीं देखते हैं, आप इस चीज की तरफ क्यों नहीं आते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो फैसले एक्टर जो सियासी इंतकाम के तौर पर देखे जाते हैं, खासतौर पर जब उनके खिलाफ इल्जाम के शवाहिद भी कमजोर हैं, ऐसे फैसले अवाम की नजर में इमरान खान को मजीद मजलूम बना रहे हैं, उसको मजीद एक मजबूत जो निजामती रहनुमा के तौर पर पेश करें। ये हमदर्दी जो है उनकी मकबूलियत को मजीद बढ़ा रही है, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जो अवाम की अब नफरत है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है। अवाम को अब ये लगेगा कि ये फैसला मैं इमरान खान को सियासत से बाहर रखने के लिए या उसको दबाने के लिए किया गया है, जबकि वो तो वो अंदर बैठा हुआ, वो डर ही नहीं रहा। कल जब ये फैसला हुआ, बुशरा बीबी चॉकलेट खा रही थी, अगर आप इजाजत दें कुछ बात करने की। इमरान खान है वो भी मुस्कुरा रहा था जी। मैं तो यहाँ पे आने वाले जो इसके जो अच्छा, उमर गर्दिज़ी, मैं आपसे एक इस हवाले से पूछना चाहूंगा, जो चीज़ मैं आपसे स्पेशली पूछना चाह रहा था क्योंकि नाज़रीन भी इस हवाले से जानना चाहते हैं, आला अदालतों से रिलीफ क्या मिल सकता है पीटीआई को? शॉर्ट इस हवाले से आंसर कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। इमरान खान को इससे पहले तोशाखाना केस में सजा हुई, इसके अलावा इज्जत केस में सजा हुई, ठीक, तो वो फैसले कहाँ गए? कोई खत्म हो गए या फिर कोई मअतल हो गए। तो ये केस भी बिल्कुल फजूल सा केस है और एक ऐसे जज ने, अच्छा यहाँ पे आप गौर करें, ये फैसला दे कौन रहा है? ठीक, नासिर इकबाल, नासिर जावेद राणा जो है जज हैं 2002 में सुप्रीम कोर्ट उनको बिल्कुल ये बता चुकी है कि भाई ये किसी भी किस्म से इंसाफ करने के तकाजों पे पूरा उतरते ही नहीं है। जी ठीक, आपका पॉइंट, इस तरह से जुडिशरी का हिस्सा नहीं बन सकते। पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, अब एक ऐसा जज जब फैसला देगा तो उस जज के फैसले की कोई अहमियत नहीं हो, ये फैसला बहुत जल्द जो है हाईकोर्ट से उड़ जाएगा। उसके बाद अगर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, जिसका कल हमारे वजीर कानून साहब खुद भी कह चुके हैं कि इनके पास रिव्यू है, ये वहां पे जा सकते हैं। अब इमरान खान एक बार फिर अवाम को जो है वो महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की तरफ लाना चाह रहे हैं। अब जब ये दोबारा से आएगा फिर दोबारा से ये नफरत फैलेगी। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आयशा नाज, आप इस हवाले से कुछ कमेंट करना चाहती हैं? जी बिल्कुल, उमर साहब ने कहा कि हुकूमत का फैसला है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि हुकूमत का फैसला नहीं है, ये अदालत का फैसला है और ये एक वाहिद ऐसा केस था जिसमें भरपूर टाइम दिया गया। इसमें समातें भी 100 से ज़ायद तकरीबन हुई और इसमें फरीकैन को, गवाहान को तसल्ली से सुना गया। आपके ख्याल में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए?
देखिए, इंसाफ के तमाम तकाज़े पूरे किए जाना, तो मैं तो इसको एक स्टेटमेंट कहूँगी, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं ये कहूँगी कि इंसाफ के तकाज़े तो कहीं पे भी हमें पूरे नज़र नहीं आते। अगर हम 2018 से पीछे चले जाएँ, जब ये नवाज़ शरीफ के साथ ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तो उस वक़्त भी इंसाफ के तकाज़े, केस जो थे ये सियासी केस थे अच्छा और आयशा, हंगामी केस थे, और क्योंकि देखें वही चीज़ें आज भी हो रही हैं, वही फैसले आज भी हो रहे हैं और ये रिवर्स हो जाएँगे। जैसे अली साहब ने कहा कि ये जो है बाकी केसेज़ के भी जो फैसले आए हैं, वो भी हमें कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहे, और इस केस का फैसला, क्योंकि ये सियासी केस होते हैं ना, तो ये क्या सियासी केस जो हैं वक़्त के साथ-साथ, जब आपको पता है बैकडोर पे राब्ते हो रहे होते हैं, जब डील्स चल रही होती हैं, बेशक जितने मर्ज़ी सियासतदान ये कह लें कि वो डील करके बाहर नहीं आए, वो बर्दाश्त करके, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डील भी चल रही होती है, बैकडोर राब्ते भी चल रहे होते हैं। इस वक़्त भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आपको कभी मना करती दिखाई नहीं देगी कि हम उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर पे राब्ते नहीं चल रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मुल्क में इस्तेहकाम के साथ जहाँ पर हुकूमत अपना किरदार अदा करती है, वहाँ पे जो अपोज़िशन है उसको भी अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए, ताकि ये मुल्क में जो हिजानी कैफ़ियत है ये ख़त्म हो सके। मैं इसी हवाले से आपसे पूछना चाह रहा था, एक तो जो पीटीआई के लिए मुश्किलात हैं, क्या वो मज़ीद बढ़ेंगी या कम होंगी? एक तो जिस तरह के मुज़ाकरात चल रहे हैं, और क्या आम आदमी के लिए ये चीज़ें बेहतरी की जानिब ऐसे ही जाएँगी? क्योंकि जिस तरह सियासी केसेस चल रहे हैं, आप देखें कि पार्लियामेंट में अगर कोई गुफ्तगू होती है, तो वो भी सारे इन्हीं केसेस के हवाले से। वो अगर इमरान खान कोई उनकी पार्टी कोई अगर एहतजाज करती है, तो उसमें भी सारी इसी क़यादत को डिफेंड करने के लिए ये सारी बातें होती हैं। आम आदमी का तो ज़िक्र ही कहीं नहीं है। अच्छा, ऐसा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना अग्रेसिव रवैया जो है वो कम करती है, तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। आपने देखा, और शायद ये ख़बरों की ज़ीनत भी बना हुआ है कि जब ये फ़ैसला आया तो खान साहब ने इतना ज़्यादा अग्रेसिवली रिएक्शन नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया? क्योंकि खान साहब अब समझ चुके हैं कि इस तरह की लड़ाई में किसी का भला नहीं है, ना मुल्क का भला है, ना सियासतदानों का, और पीटीआई का तो बिल्कुल भी भला नहीं है। और अगर ये बात वाक़ई वो समझ चुके हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि अब जो है उनको अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। अब उनको थोड़ा-सा नरम अंदाज़ अपनाना पड़ेगा, और उसके साथ जो हुकूमत है, उनके साथ भी बैठ के ये तमाम मामलात को जो है वो तय करना पड़ेगा। अगर इसी तरह सियासी बयानात आते रहे, इसी तरह हुकूमत के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आप ये देखें कि उनके अपने लोग डरे हुए हैं कि अगर वो कोई ऐसी बात करते हैं जिनको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के हक में है या हुकूमत के हक में है, बेसिकली वो होती है मुल्क के हक में है, ठीक है? सियासतदान ऐसे नहीं है कि वो बगैर सोचे समझे जो है अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ मफाहमत परस्त भी होते हैं और मफाहमत पसंद भी होते हैं, वो जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और तमाम पार्टियों को खेलने का मौका मिले, क्योंकि पार्लियामेंट ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर मिल बैठ के मामलात को हल किया जा सकता है। तो अगर खान साहब ये समझते हैं कि ये मामलात हल करना चाहिए, और ये जो केसेस, सज़ाएँ और इनकी पॉलिटिक्स को जो नुकसान पहुँच रहा है, बहुत सी ऐसी जमातें आई जिन्होंने गलतियों पे गलतियाँ की, और वो जमातें जो हैं वो ख़त्म हो गई। अगर यहाँ पर होश के नाखून ना लिए पीटीआई ने, तो उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। हमने देखा कि जब से 2022 से लेकर ऑनवर्ड अभी तक मुश्किलात पैदा ही होती जा रही हैं। उनके अपने कारकुनान जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऐसी-ऐसी खिलाफ बातें कर देते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत भी खतरे में पड़ जाती है, और इसके खान साहब को भी बहुत बुरे असरात जो हैं वो समेटना पड़ते हैं। मैं अक्सर यही बात करती हूँ कि चीज़ों को ना अंडरस्टैंडिंग के साथ लेकर चलना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत को और इसके जो मिजाज है सियासत का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये समझ आ जाती है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई को रिलीफ भी मिल सकता है, और ये जो मुश्किलात हैं उसमें कमी भी आ सकती है। लेकिन अगर वो इसी तरह एग्रेसिव रहे तो मुश्किलात तो बढ़ेंगी। सईद उमर गर्दजी, आपसे पूछूंगा, एक तो पीपल्स पार्टी के हवाले से बताइएगा, क्या पीपल्स पार्टी को साइडलाइन नहीं किया जा रहा? जिस तरह हुकूमत के साथ आईनी ओहदे तो उनके पास हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पीटीआई को जिस तरह क्लोज किया जा रहा है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पर हो चुकी है। आपके पास क्या खबर है? देखें, पीपल्स पार्टी की तरफ आने से पहले मैं आयशा के सवाल का जवाब देना चाहूंगा, जो उसने कहा कि बिल्कुल एक रिपोर्टर होने के नाते वो अपने एंगल से बिल्कुल दुरुस्त कर रही है। लेकिन अगर इमरान खान के जो खिलाफ जो फैसला आया है, सबसे पहले अगर इसको देखें कि अगर ये फैसला अदालत का फैसला कह रही है, जिस तरफ वो, अगर ये फैसला अदालत का है तो ऐसा कभी भी नहीं है। ये मुकम्मल तौर पर इंसाफ के तकाज़ों से आरी फैसला है, क्योंकि फैसला पहले से लीक हो चुका था। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी बहुत मजलूम है, और मतलब कि वो हुकूमत उसको साइड लाइन पे कर रही है, मजलूम बन रही है।
तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो मजलूम है, बल्कि पीपल्स की इंतहा की नफ्स अपनी जो पॉलिसियां हैं उस पे चल रही है। सबसे पहले उसकी इलेक्शन मुहिम चेक करें, शहबाज शरीफ के खिलाफ बिलावल की ज्यादा तकरीरें इमरान खान के खिलाफ नहीं होती थी, शहबाज शरीफ के खिलाफ होती थी। फिर बिलावल आए, उसी हुकूमत को सपोर्ट किया, उसी का हिस्सा बने। ठीक है, अब जब पीपल्स पार्टी एक तरफ अपने मफादात भी समेट रही है, सियासी फायदे भी ले रही है, और दूसरी तरफ से सेफ फेस भी चाह रही है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत को बार बार वो दिखा रही है कि जी हुकूमत नाकाम हो रही है। भाई अगर हुकूमत नाकाम हो रही है तो आप हुकूमत को छोड़ क्यों नहीं देते? तो उसी हुकूमत का हिस्सा है, और आप ये कभी इनकार नहीं कर सकते कि आप हुकूमत में नहीं है। सदर ममलकत आपके हैं, कोई भी फैसला आपके सदर के सिग्नेचर के बगैर हतमी नहीं हो सकता। जो भी कोई कानून साजी पार्लियामेंट में होती है वो उसको मंजूर आखिर में जाके सदर ममलकत करता है। तो कैसे पीपल्स पार्टी इससे होती है? गवर्नर इनके अपने लगे हुए हैं, तमाम जो इनके आईनी होते हैं वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो फिर कैसे पीपल्स पार्टी अपने आप को हुकूमत से अलग कर सकती है? ये पीपल्स पार्टी बहुत चक्की से ये कर रही है। ये सब अभी आप देखिएगा कि बिलावल भुट्टो जो अभी हालिया दौरे पे अमेरिका की तरफ जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प के उसमें, तब उसका ये पीपल्स पार्टी क्या वो करने जा रही है कि हमने पता नहीं ये कर दिया, ट्रम्प के साथ हमारे ताल्लुकात है। हालांकि इसकी ऐसी कोई हकीकत नहीं है। बिलावल भुट्टो का जो अभी जो दौरा होने वाला है, तो उसके आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उसकी हकीकत क्या है। हाँ, मैं इस हवाले से हकीकत एक जबरदस्ती की कोशिश है। जी, मैं आयशा से पूछूंगा। एक तो जो पीपल्स पार्टी है वो कहती है ट्रम्प कार्ड नहीं चलेगा, अदालतें कानून के मुताबिक चलेंगी, इमरान को जो सजा हुई वो मुकाफात अमल है। साथ जो बिलावल भुट्टो को मदऊ किया गया, क्या समझती हैं कि आने वाले वक्तों में कोई चेंजेस देख रही हैं? और जो पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश कर रही है, इससे पहले भी हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है वो हमारा है और ब्राइट है, और वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। आपके पास क्या इतलात हैं? अच्छा, जैसे ट्रम्प की हल्फ बर्दारी तकरीब के हवाले से जो इनविटेशन की बात की जा रही है, तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि उनके पास इनविटेशन आया ही नहीं है, और अगर आया होता तो इस वक्त जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं वो अमेरिका कूच कर जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा देर तो नहीं है, अब 20 तारीख भी बहुत करीब है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी कि अंदरूनी ज़राए इसकी तरदीद करते हमें दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो सकते हैं, तो ये तो डिपेंड करता है कि ये हुकूमत जो है ये अभी इन हाउस अगर कोई तब्दीली नहीं होती तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो ये है, क्योंकि अभी तो हुकूमत को 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, अभी तो 3 साल बाकी हैं, और 3 साल में पाकिस्तान की जो सियासत जितनी तेज़ी से बदलती है और जितनी तेज़ी से हालात बदलते हैं, तो उस पर तो प्रिडिक्शन करना मुझे लगता है कि बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अचानक तब्दीलियाँ होती हैं। अब ये जो आपने सुना होगा कि पिछले दिनों भी इन हाउस की चमगोइयाँ जो थी वो फैल रही थी कि इन हाउस कोई तब्दीली होने वाली है, तो शहबाज शरीफ को हटाकर बिलावल भुट्टो को जो है वो वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। और इसके अलावा भी जब गवर्नमेंट बनी हुई थी तो आपने ये भी सुना होगा, ये भी कहा जा रहा था कि 2.5 साल का टेन्योर दिया जाएगा, 2.5 साल शहबाज शरीफ गवर्नमेंट करेंगे, तो 2.5 साल जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की होगी। तो इस तरह अभी कबल अज़ वक्त ये कहना कि अगले प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे, बहुत ही ज़्यादा कबल अज़ वक्त है। इससे आप देखें हालात कैसे किस तरफ ऊँट करवट बदलता है, किस तरफ बैठता है, हालात कैसे होते हैं। तो 3 साल की प्रेडिक्शन अभी करना मुझे लगता है कि ये भी गैर मुनासिब है और नामुमकिन भी है, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत जो है वो बहुत ही अदम इस्तेहकाम का शिकार होती है। सुबह के हालात कुछ और होते हैं, तो शाम को हालात जो हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात की अभी पेशन गोई करना कबल अज़ वक्त है। उमर गर्दीज़ी, जो हुकूमत के मामलात हैं उस हवाले से अगर बात की जाए तो बड़े दावे, बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। तो महंगाई तो आप देख रहे हैं, आम आदमी को उस हवाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस रहा है। अभी पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हुई, तमाम तर चीजें आपके सामने हैं, आप भी फील्ड में होते हैं। कहिएगा इस सिचुएशन पर क्या हुकूमत के बुलंदोबांग दावे वो दुरुस्त हैं या आम आदमी सच्चा है? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है नून लीग की, इसमें कोई शक नहीं है कि वो काम करवा रही है, तरक्याती काम भी करती है, वो दीगर मामलात को भी अच्छे तरीके से चल रही है। शहबाज स्पीड साहब जो हैं वो अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ने की मुकम्मल कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आप एक नुक्ता गौर कीजिएगा कि हुकूमत गलत डायरेक्शन पे कैसे जा रही है। अवाम क्यों उससे भाग रही है, अवाम क्यों उससे नफरत कर रही है, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह यह है कि अवाम को क्या चाहिए? अवाम को चाहिए राशन सस्ता चाहिए, अवाम को बिजली सस्ती चाहिए, अवाम को गैस सस्ती चाहिए, अवाम को पेट्रोल सस्ता चाहिए, अवाम को अद्वियात सस्ती चाहिए। हुकूमत इन तमाम चीजों से भाग रही है। ये चीजें मजीद दिन ब दिन
महंगी होती जा रही है, जबकि वो कभी मोटरवे की तरफ दौड़ेंगे, कभी किसी अंडरपास की तरफ दौड़ेंगे, कभी किसी चीज की तरफ दौड़ेंगे। भाई इस चीज से अवाम को, भाई ये अवाम धक्के खाने वाली अवाम है, ये खाती रहेगी, ये लाइनों में लग जाएगी। ये इसको आप छोड़े, आप इसको वो रिलीफ दें जो इसकी आम इंसान की जरूरत है। आप चीजें सस्ती करें, आप अशिया को सस्ती करें, आप पेट्रोल की कीमतों को सस्ती करें, आप अद्वियात की कीमतें गिराएं। इमरान खान को आज अगर इतनी मकबूलियत मिली है तो सिर्फ और सिर्फ एक उसका जो हेल्थ कार्ड था, वो इसका एक ऐसा वाहिद इकदाम था जिसने हर बंदे को जेब में 10 लगा कर दे दिया था कि जाओ जाके अपना इलाज करवाओ किसी से। और जब ये हेल्थ कार्ड का हुआ तो मैं आपको बताऊं कि ये हेल्थ कार्ड सिर्फ आप जाते थे, शनाख्ती कार्ड जमा करवाते थे, 5 मिनट से पहले आपका कार्ड आपके हाथ में होता था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। सिर्फ शनाख्ती कार्ड पे आपको ये 10 लाख आपके पास आ जाते थे। यहाँ पे ये जो हुकूमत हमारे साथ कर रही है हेल्थ कार्ड को लेकर, देख लें अभी जो इन्होंने मीडिया को कार्ड जमा करवाए, इतनी इस वक्त तक कई ऐसे साथी हैं जो 10-10 दफा फॉर्म फिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके कार्ड नहीं बने। बेचारे ख्वार हो रहे हैं, परेशान हैं। अब उनकी कंडीशन क्या है जी, आप पहले आपको मरना पड़ेगा, संजीदा कैफियत में आपको जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, फिर आपका इलाज होगा, वो भी सिर्फ आपका होगा, आपकी फैमिली उसके साथ नहीं है। जबकि इमरान खान ने तो सबको किया था ना, पूरी फैमिली को उसने फैसिलिटेट किया था, तो लोग क्यों ना उसके साथ जुड़ेंगे। हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे, एशिया को सस्ता करे, अवाम की जो जज्बात हैं, अवाम के जज्बात को समझे, अवाम के जज्बात को, अवाम के माइंड को पढ़ते हुए अगर हुकूमत अपने इक़दाम करेगी तो डेफिनेटली ये जो उसके ऊपर एक बोझ लटका हुआ है अवामी नफरत का, ये कम भी होगा, इसको अहमियत भी मिलेगी। क्योंकि कोई शक नहीं है कि हुकूमत काम नहीं करवा रही है, हुकूमत काम करवा रही है, लेकिन ऐसे काम करके कोई फायदा नहीं है जो अवाम को फायदा नहीं दे सकते हैं। अवाम को ऐसे काम कोई नहीं है कि आप टैक्स और ठेके लेके उसके आप अपने कमीशन भी लेते रहे और दूसरी तरफ आवाम को भी ठीक बात करते रहे, यार ये देखो ये हमने क्या कर दिया। अभी तक आपको पता है मोटरवे के जो कर्जे हैं वो आज तक आवाम भुगत रही है। आपका पॉइंट अपनी जेब से किए हुए जो आज दावे कर रहे हैं जी हमने मोटरवे दे दिया, हमने लैपटॉप दे दिया, हमने मेट्रो ऑरेंज लाइन जी पता नहीं क्या क्या दे दिया, अपनी जेब से दिए इन्होंने। कभी भी ये सब आवाम भर रही है, आज भी टैक्सों की मद में भर रही है और भर भर के उससे ओवर हो चुकी है, लेकिन आज तक वो टैक्स खत्म नहीं हो रहे और ये इनकी अयाशियां चल रही हैं, कि नस्लें अयाशी कर रही हैं, उनके बच्चे अयाशियां कर रहे हैं। आम आवाम आप गरीब वोटर की तरह इनका जिसके वोट से ये आ जाते हैं, उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं ये। उसको क्या चाहिए कि सबसे पहले उस तरफ आए। ठीक आपका पॉइंट आ गया। आयशा, आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं, खास करके जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज हैं, शरीफ हैं, जिस तरह के वो दावे भी करते हैं, कहते भी हैं, आपके ख्याल में क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही? क्योंकि हुकूमत तो कह रही है हम तो अपनी तरफ से प्रॉपर सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पर आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। अच्छा ऐसा जो मैं देख रही हूँ ना इस वक़्त मुझे लगता है कि हुकूमत वाक़ई ही अच्छे काम कर रही है और जो भी काम करते हैं, जो उसका आउटपुट है वो थोड़े टाइम के बाद मिलता है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत की एक गफ़लत ये है कि वो मसाइल को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पा रही। इतना करने के बावजूद जैसे कि उमर ने भी कहा कि हुकूमत अभी तक इतनी ज़्यादा फ़ेमिलियर या मशहूर नहीं है अवाम में, वो इस वजह से उनकी मकबूलियत नहीं बढ़ रही है क्योंकि वो जहाँ पर ऐलानात करते हैं कि महंगाई कम हो गई है, महंगाई की शरह कंट्रोल हो चुकी है, जहाँ पे वो ऐलानात करते हैं कि वो बच्चों के लिए, यूथ के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं और जहाँ पे ऐलानात किए जाते हैं कि उनकी तरक्की के लिए बड़े-बड़े मंसूबे जो हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन आवाम को वही कि एक रोटी चाहिए, उनको सस्ती बिजली चाहिए, उनको सस्ता पेट्रोल चाहिए। जब तक आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे अवाम के अवामी मसले क्या हैं, हुकूमत को जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक वो अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगी। अब अवाम का क्या मसला है? अवाम का यही मसला है कि एटलीस्ट वो जो कमा रहा है तो वो अपने ऊपर भी लगाए, अपने बच्चों पे भी लगाए, उसके लिए 3 टाइम का खाना जो है वो हसूल मुमकिन हो चुके क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गया है। अशियाए खुर्दनोश को देख लें आप, बिजली को देख लें, गैस को देख लें आप, ये देखें कि एक बंदा जो किराए के घर में रह रहा है जिसने 35 से 40 हज़ार रुपया किराया देना, इस्लामाबाद में तो आपको पता है इतना ही रेंट है और बाकी शहरों में 20-25 हज़ार रुपया। तो अगर उसकी 50 हज़ार तनख्वाह है तो आप खुद बताएं वो 50 हज़ार में से अपने पूरे घर का, जिसमें उसने अपने पेरेंट्स के लिए मेडिसिन का भी अरेंज करना है, अपने बच्चों की तालीम के लिए भी खर्च करना है, बिजली के गैस के बिल भी निकालने हैं, अपने फ्यूल, ज़ाहिर है जब वो काम पे जाएगा फ्यूल तो इस्तेमाल होगा, तो वो इन तमाम अखराजात को किस तरह मैनेज करेगा। तो यहाँ पर हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए और जिस तरह कहा जा रहा था कि पेट्रोल मोटरसाइकिल सवारों के लिए सस्ता कर दिया जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने अपनी स्कीमें निकाली थी, हमें तो वो इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाई नहीं दे रही। कोई ये नहीं कहता कि मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट
वो ठीक। इनकम को सपोर्ट करने के लिए एक थोड़ी सी अमाउंट दी जाती है। इसी तरह इन्होंने भी ऐलान किया था कि जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो गरीब तबका है, उनकी निशानदेही करके, उनके आईडी कार्ड को देख के उनको सस्ता पेट्रोल फराहम किया जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें जो है वो सामने आई थी, लेकिन हमें ग्राउंड पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अब हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करे अवाम चाहती क्या है। बड़े बड़े मंसूबे तो आप लगाएं, ठीक है, आप आने वाले दिनों में मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं अवाम की, अवाम क्या चाहती है? अद्वियात आप देखें पिछले दौर में क्या हुआ था? पिछले दौर में ये हुआ था कि अद्वियात की जो कीमतों का तयन करने की जो एक काबिलियत थी, और आप ये कह लें कि जो उनका इख्तियार था, वो कंपनियों को दे दिया गया। अब कंपनियां तो अपना पैसा बनाएंगी, वो आए दिन महंगाई कर देती है। अद्वियात की कीमतें आसमानों पे पहुंच चुकी है। 3 से 4 महीनों में 300 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है, और गरीब आदमी की पहुंच में नहीं है। आप हॉस्पिटल्स की हालत देखिए, वहां पर आपको अद्वियात नहीं मिलती, वहां आपके टेस्ट भी होते, वहां पे इक्विपमेंट जो है खराब है। अवाम को क्या चाहिए? अवाम को सस्ता इलाज चाहिए, अवाम को खाने के लिए चाहिए, अवाम को सस्ती बिजली चाहिए। ठीक। अगर ये वाली क्वालिटीज हुकूमत में आती है और इस तरह वो तवज्जो देती हैं, तो मुझे लगता है कि अवाम इस हुकूमत को जो है वो कबूल कर लेगी और उसके किए हुए इक़दामात की तारीफ करेगी। आप बहुत मेहमानों से मैं एक क्वेश्चन इस हवाले से पूछना चाहूँगा, अवाम के अंदर भी अक्सर ये चीज़ पाई जाती है कि इंटरनेशनली एक प्रेशर होता है कंट्रीज़ का, और ख़ास करके अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात की जाए, ट्रंप के सदर बनने के बाद पाकिस्तान की सियासत में आने वाले वक्तों में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं? आयशा, पहले आप इस हवाले से इसका जवाब दीजिएगा। देखिए जी, ट्रम्प साहब पहले भी जब आए थे तो उनका जो बिहेवियर भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें एग्रेसिव नज़र आता है। हाँ, पूरी दुनिया के पूरी लिए। दुनिया की जो पॉलिसी है वो चेंज हो जाती है। अब ट्रम्प जब हल्फ उठाएँगे और अपनी काबीना बनाएँगे, और काबीना के बाद जो उनकी जो अपने मुल्क की पॉलिसी होती है वो तो उसी तरह चलेगी। ठीक। लेकिन जो बाकी ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। और जिस तरह आपने देखा कि ट्रम्प अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने कनाडा से पंगा ले लिया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि कनाडा को अपने साथ शामिल करें। इसी तरीके से पाकिस्तान के हवाले से भी, और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर है। तो ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि जो पेरिस मुआहिदा हुआ था क्लाइमेट के हवाले से, क्लाइमेट फाइनेंस किया जाएगा, जो इफेक्टिव ममालिक है उसमें भी उसने आते साथ कह दिया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और हम हालांकि सबसे ज़्यादा कार्बन कंजम्पशन की जो सबसे ज़्यादा तादाद है और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही अमेरिका का है, तो इस हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा असरात पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान की सियासत पे भी आप देखेंगे, पाकिस्तान की मईशत पे भी देखेंगे। अगर ट्रम्प आ जाते हैं तो जिस तरह हम आलमी कर्जे उठाते हैं, IMF के पास जाते हैं, तो हो सकता है पॉलिसीज मजीद सख्त हो जाएं, हो सकते हैं वो हमें कड़ा टाइम दे। ये भी हो सकता है कि शायद अभी आपने देखा है कि वहाँ पे एक पूरी रियासत में आग लगी थी और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तो ट्रम्प को मुझे जो लगता है कि वो सबसे पहले गौर और फिक्र और अपनी तवज्जो जो है वो अपने मुल्क की तरफ देंगे और उस रियासत की तरफ देंगे कि इसको दोबारा से इस्टेब्लिश कैसे किया जाए। तो उसके बाद बाकी मामलात भी चलते रहेंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, इससे पाकिस्तान पे नहीं, पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ेगा। उमर गर्दी जी, क्या कहेंगे इस पॉइंट पे कि ट्रंप के सदर बनने के बाद खास करके पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें कोई तब्दीली रोनमा हो सकती है आने वाले वक्तों में? जी देखें, ट्रम्प के इक़्तिदार में आने से जो पाकिस्तान को मुमकिन फ़वाइद मेरी नज़र में है, और मैं सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि अफगान पॉलिसी और पाकिस्तान के किरदार पे ट्रम्प इंतजामिया जो है, ट्रम्प इंतजामिया ने माजी में अफगानिस्तान से अमरीकी फौज की इंखला का जो आगाज किया था, पाकिस्तान को इस अमल में एक अहम शराकतदार के तौर पर देखा था। अगर ट्रम्प दोबारा इक़्तिदार में आता है तो वो पाकिस्तान दोबारा शामिल कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की सफारती अहमियत बढ़ेगी। दूसरी जानब चीन के साथ जो तल्लुकात का तवाज़ुन है, ट्रम्प की चीन मुखालिफ पॉलिसी के पेश नजर वो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को मजबूत कर सकता है, ताकि चीन के असर रसूख को कम किया जाए। पाकिस्तान इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए अमेरिका और चीन के साथ तल्लुकात को मुतवाज़न रख सकता है। अब भारत की बात करें तो ट्रम्प के दौर में अमेरिका ने भारत को एक मितादी समझा था, लेकिन ट्रम्प का भारत के साथ रवैया कभी भी नरम नहीं रहा, कभी कभार सख्त भी रहा है। अगर ट्रम्प दोबारा इक़्तिदार में आता है तो वो भारत पर ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान को कश्मीर और दीगर मामलात पर सफारती महाज पर हो सकता है। तजारती ताल्लुकात में अगर बेहतरी की बात करें तो ट्रम्प कारोबार और तजारत को तरजीह बहुत ज्यादा देता है। पाकिस्तान के साथ तजारती ताल्लुक बेहतर हो सकते हैं, खासतौर पर अगर पाकिस्तान अपनी बरामदात को बढ़ाने के लिए अमरीकी मार्केट से जो है वो बेहतर करेगा, अगर अपनी शराइत हासिल करेगा।
दूसरा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो इसमें नुकसान भी है ना, इसमें अब नुकसान ये है कि मुस्लिम ममालिक के लिए सख्त पॉलिसियां बनाई जाएंगी, ईरान के खिलाफ सख्त रवैया होगा, चीन के साथ तल्फकार का जो दबाव है वो एक अलग चीज है, फिर माली इमदाद और फौजी ताउन में भी कमी आएगी। अब इसमें पाकिस्तान को हिकमत अमली बनाने की जरूरत है कि अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में तवाज़ुन कैसा हो, सफारती ताल्लुकात की मजबूती कैसे हो, मुस्लिम दुनिया के साथ इत्तेहाद कैसा हो। तो ट्रम्प के इक़्तिदार में आने से जो असरात पाकिस्तान में मुस्बत और मनफी जो है वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर पाकिस्तान अपनी फर्ज हिकमत अमली पर मुनहसर कर सकता है कि वो क्या करना चाहता है। और सबसे अहम चीज इसमें इमरान खान की रिहाई होगा, क्योंकि ट्रम्प इंतजामिया के आने के बाद इमरान खान को बहुत ज्यादा फेवर मिलने वाली है और ट्रम्प इमरान खान का एक अच्छा दोस्त भी है और एक जैसे हालात इन दोनों ने बर्दाश्त किए हैं। अच्छा, तो आप इसका जो इम्पैक्ट ये पेशन को ही कर रहे हैं, जुड़ा हुआ है, आप ये पेशन को ही कर रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई ये मुमकिन? पेशन को ही कर रहा हूँ और पीटीआई आपको श्योर कर रहा हूँ, ये और पेशन को ही नहीं कर रहा, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। और पीटीआई वालों को जश्न जी, मनाने के लिए तैयारियां करनी चाहिए, यही आपका पॉइंट है? देखिए, पीटीआई की जो इस वक्त बाहर क़यादत है वो इंतहाई बेवकूफ क़यादत है, इंतहाई मतलबी क़यादत है। इमरान खान के साथ तो 1% मुखलस नहीं है, वो अपने कारकुनान को भी धोखा दे रही है, वो इमरान खान को भी धोखा दे रही है। इनके अपने अंदर इतनी दरारें पड़ी हुई है, इतने जो मुनाफिकाना तर्ज अमल के साथ चल रहे हैं, इनके जो बयानात देख लें, जो मतलब क्या इदारों को कैसे वो डिनाई कर रहे हैं, हुकूमत के साथ जो बैठने के लिए संजीदा होते हैं, एक तरफ हुकूमत के साथ बैठे होते हैं, दूसरे जाके असेंबली में शोर शराबा गोल गड़ाबा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से मुज़ाकरात और ये तमाम चीजें, ये मुज़ाकरात के नाम पर ये जो ड्रामा चल रहा है, ये इंतहाई फजूल की एक्टिविटी है, ये सब टाइम जाया कर रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया, ये इंतहाई गैर संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं। जी, आपका पॉइंट आ गया। आयशा नाज, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद उमर गर्दजी, कॉल के जरिए आपने ज्वाइन किया और बहुत मेहमानों ने आज हमारे नाज़रीन के लिए स्पेशली चीज़ें रखी और बहुत सारी पेशन गोइयाँ भी की गई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।